बेटा सामने देखना अब बहुत जल्दी से। अब मेरे को ना कुछ बातें आपने रिमाइंड करानी है, पहले आप बताओगे, नहीं बता पाओगे तो मैं देखता हूं, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 स्टेजेस में डिवाइडेड था, नाम बताना। जनरेशन ऑफ इनकम, उसका दूसरा नाम क्या था? प्रोडक्शन फेज, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेज, और उसका दूसरा नाम क्या था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का? इनकम फेज, और तीसरा एक्सपेंडिचर फेज। अब सुन लो मेरी बात बेटा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेजेस थे, ठीक है। एक फेज का नाम था प्रोडक्शन फेज, एक का नाम था इनकम फेज, और एक का नाम था एक्सपेंडिचर फेज, ठीक है बेटा। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के यही 3 मेथड है, समझ आई बात? एक मेथड है प्रोडक्शन मेथड, या जिसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आज इन दोनों की थ्योरी खत्म करके जानी है, ठीक है। हम स्टार्ट किससे होंगे? वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थ्योरी खत्म करूंगा आज इन दोनों की, आते ही कल इन दोनों के न्यूमेरिकल, और देखते हैं अगर कोशिश करके कल एक्सपेंडिचर की भी थ्योरी, अगर नहीं हो पाएगी, इन दोनों के न्यूमेरिकल भी हुए तो 2-2.5 घंटे में मेरे को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसों बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन में ये यूनिट खत्म होना मैं सुकून की बात है मेरे लिए बहुत, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे वैल्यू एडेड मेथड की, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड? मैं पहले वैल्यू एडेड का मतलब लिखूंगा, आप चीजों को आराम से समझने की कोशिश करना। लो जी, सब सामने देखेंगे बेटा। वैल्यू एडेड मेथड पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये मतलब पता होना चाहिए वैल्यू एडिशन होती क्या चीज है, वैल्यू एडेड क्या चीज होती है। मैंने एक डेफिनेशन से लिखा है, मोर और लेस, मीनिंग बोल लो, ठीक है। मीनिंग लिखा है, क्या लिखा हुआ है? वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स। चाहे इंटरमीडिएट गुड्स बोलो चाहे रॉ मटेरियल बोलो बाबू, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। पता है क्या कहने का मतलब है? आपने गुड्स कितने का खरीदा, उसमें कितनी वैल्यू ऐड करी, आपने जितनी वैल्यू ऐड करी वो आपका वैल्यू एडिशन है। और हर फर्म बेटा जो गुड्स खरीदती है उसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर ऐड करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, यही वैल्यू एडिशन है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, एडिशन इन द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं इतनी बड़ी बात याद होती, छोटी सी बात, एडिशन इन द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आपने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। सिमिलर सी बात देखो समझने के लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला भी है, वैल्यू एडेड निकालने का एक फॉर्मूला भी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आज देखने वाले हैं, ठीक है। और बता देता हूं ये वाला पर्टिकुलर मेथड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रैक्टिकल। इसका मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस बार बोर्ड के पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। पहले बताओ वैल्यू एडेड का मतलब समझा? वैल्यू एडिशन जो एक फर्म करती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी या करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस में आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। बढ़े आगे, देखे जरा इसको, मैं रब करता हूं, ठीक है। अब बाबू एक एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू एडेड चीज क्या होती है, ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, सामने देखना जरा मेरी तरफ। एक एग्जांपल मैंने लिखा है, फार्मर ने बेटा वीट बेची मिलर को 500 रुपए की, मिलर ने 500 रुपए की वीट खरीदी, आगे बेची, आटा बेच दिया 700 रुपए का बेकर को, बेकर ने उससे ब्रेड बनाई, वो 1000 रुपए की बेच दी कंज्यूमर को,
ठीक है। वैल्यू एडिशन क्या होता है? फॉर्मूला नहीं, वैल्यू एडिशन होता क्या है? आपने बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या वैल्यू ऐड की है, ठीक है। और फॉर्मूले के तौर पर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब बेटा मेरे को ना इसमें तीन पार्टी दिखाई दे रही है, एक दिखाई दे रहा है फार्मर, एक दिखाई दे रहा है मेरे को मिलर, और एक दिखाई दे रहा है मेरे को बेकर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं इनके वैल्यू एडिशन कैलकुलेट करने के अपने फॉर्मूला से, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को, तो बेटा कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू एडेड, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू एडेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं बेटा। फार्मर ने कितने रुपए की यूनिट सेल करी है, कितने रुपए का वीट सेल किया? 500 रुपए का, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल में इसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ भी नहीं है, इसने खरीदा कितने का भी नहीं था, जबकि कुछ ना कुछ इनपुट जरूर रहे होंगे, ठीक है। नहीं है मेरे एग्जाम्पल में 0, ठीक है। आपने 0 रुपए की चीज में 500 रुपए की वैल्यू एडिशन कर दी और बेच दिया, 500 रुपए का बेचा, ठीक है। बेटा मिलर के एंगल से सोचो, इसने प्रोडक्ट कितने का बेचा? 700 रुपए का बेचा, खरीदे कितना का था? बेटा इस मिलर के एंगल से सोचो, इसने 700 रुपए का आटा बेच दिया, लेकिन बेटा इसने पहले व्हीट खरीदी थी 500 रुपए की। आपने कितनी वैल्यू ऐड करी? 500 की चीज खरीदी, 700 की बेच दी, आपने क्या वैल्यू ऐड करी? सिर्फ 200 रुपए। यही तो किया आपने ऐड। और कैसे निकला? वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितने रुपए की यूनिट सेल किया आपने और कितने रुपए की खरीदी थी, ठीक है ना, 200 रुपए। अब बेटा सोचो बेकर के एंगल से, बेकर इसने बेटा ब्रेड बेची है 1000 रुपए की, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, आउटपुट बेचा आपने 1000 रुपए का, कितने का खरीदा था? क्या खरीदा था इसने? फ्लोर, आटा खरीदा था, कितने रुपए का? 700 रुपए का। बेटा 700 की चीज आप खरीद रहे हो, 1000 की आप बेच रहे हो, आपने तो 300 रुपए ही ऐड किए हैं, ठीक है ना। और ये हमारा फॉर्मूला भी बता रहा है बेटा, ये होता है वैल्यू एडिशन। समझ आई बात? वैल्यू एडिशन क्या होता है बेटा? एक फर्म कितनी वैल्यू ऐड कर रही है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। हर एक सिंगल फर्म जितनी भी वैल्यू ऐड करती है, हम उसको प्यार से बोलते हैं बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। हर फर्म जितनी वैल्यू ऐड करती है, जैसे कि मैं बोल सकता हूं फार्मर का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस 500 रुपए है, ठीक है। ऐसे ही मिलर का कितना है? 200 रुपए। ऐसे ही बेटा बेकर का कितना है? 300 रुपए, ठीक है। और बेटा पूरे इंडिया की अगर मैं सारी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड का सिग्मा कर दूं, यानी कि टोटल कर दूं, इट इज इक्वलेंट टू जीडीपी एट एमपी। इट इज इक्वलेंट टू जीडीपी एट एमपी। करते हैं बात, मैंने क्या बोला? पूरे इंडिया का, यानी कि मेरा मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से है। पहली बात YMP। बेटा आपको क्या लगता है, जब वो 1000 का बेच रहा है, 700 का बेच रहा है, 500 का बेच रहा है, क्या इसमें टैक्सेस नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्सेस जुड़ने के बाद आता है एमपी, है क्या? अभी तक हमने डेप्रिसिएशन कोई माइनस कर दिया? अभी होगा बेटा। ये चीजें बनाने में कहीं ना कहीं मशीनरी का इस्तेमाल हुआ होगा, समझ आई बात? इसलिए बेटा सारी फर्म का जब ग्रॉस वैल्यू एडेड आप ऐड करते हो, इट रिजल्टेड इनटू जीडीपी एट एमपी। क्या मैं इतनी बात तक क्लियर हूं? बात ओके है? वैल्यू एडिशन समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? ठीक है, बढ़े आगे। अभी मेरे को बात करनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की या इंटरमीडिएट गुड्स की। मतलब कहां पर गया? ओ हमारे फॉर्मूला में था, ये रहा। इसकी बात करनी है मेरे को, ठीक है। हल्की सी बात इसकी टच करता हूं, ठीक है। रब करो इसको। अभी तक सारी बात ओके है? ऑल्दो वैसे हम कल इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ा था कहीं पर हमने, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है? इंटरमीडिएट गुड्स की ही बात चल रही है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? हर वो गुड्स जो बेटा रीसेल हो जाएंगे या बेटा प्रोडक्ट बनाने के लिए अपनी आइडेंटिटी खो देंगे ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और एक सिमिलर ईयर में ही। याद आई बात? बेटा यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? जो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन।
क्या इसमें कैपिटल गुड्स आएंगे? बस ये बता दो। नहीं आएंगे बेटा। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की बात करोगे कैपिटल गुड्स को इंक्लूड मत कर देना, पहली बात ये। दूसरी बात, एक और बात लिख देता हूं, इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। ये बहुत बहुत काम की बात है। सुनो बेटा, हमारा फॉर्मूला क्या है वैल्यू एडिशन का? वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन स्टार। ये स्टार को मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं बेटा। पेपर में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, आपको बोलता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1200 करोड़, ठीक है, और बेटा आपको बोलता है साथ में इंपोर्ट्स 300 करोड़। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है तो मैं इंपोर्ट का कुछ भी नहीं करूंगा। यह सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, लो, अगर मुझे ऐसे कहता परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म 1200 और इंपोर्ट्स हैं 300। बेटा अब सुनो, अब ये है बहुत काम की बात। डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन दी है और इंपोर्ट दिया है, तो बेटा यहां तो इंपोर्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। जब मुझे इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता है तो इंपोर्ट उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। लेकिन अगर उसने मेरे को क्या रखा है ना, डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब परचेज फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म, बेटा यानी कि सिर्फ इंडिया से कितने रुपए का गुड्स खरीदा? 1200 रुपए का। यानी कि बेटा इसमें इंपोर्ट नहीं है, डोमेस्टिक फर्म से खरीदा सिर्फ। बेटा इन दोनों को क्लब करोगे तब जाकर बनेगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे काम की बात है ये। क्या इस बात पे समझ आए? क्लियर हूं मैं इस बात पर? पक्का? इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंपोर्ट दे रखा है, इंपोर्ट इग्नोर करो। लेकिन बेटा मेरे को स्पेसिफिकली पता है कि मैंने इंडिया से कितना परचेज किया है और इंपोर्ट कितना किया है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने के लिए फिर तो ऐड करना ही पड़ेगा। ओके इतनी बात? पक्का से बढ़े आगे? पक्का? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं मानकर चलता हूं कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। कैपिटल गुड्स की बात बताऊं दोबारा, लो समझो बेटा। जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करता है तो मेरा मतलब हर वो इंटरमीडिएट गुड्स से होता है जो अपनी आइडेंटिटी खोता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं क्या ड्यूरिंग प्रोडक्शन? नहीं खोते ना, तो कैपिटल गुड्स आएंगे नहीं, ठीक है ना। इनके ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो मैं जब जीडीपी एट एमपी निकाल लूंगा, बाद में मुझे नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो बेटा डेप में ऑटोमेटिकली लेस करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। इतनी बात, एम आई क्लियर? बढ़े आगे? चलो वेरी गुड। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो अभी तक भी नहीं समझा क्या चीज है, अभी तो मैं बीच में इसका नाम ही सेल्स बोल रहा था। लो अब समझ लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट लो जी, ये पढ़ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर। बाबू जीडीपी एंड एमपी का मतलब समझते हो क्या होता है? जीडीपी क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ने मिलकर कितना प्रोड्यूस करा एक साल में? प्रोड्यूस करा या सेल्स किया? बस ये बता दो, सेल या प्रोड्यूस? प्रोड्यूस किया, वही वैल्यू ऑफ आउटपुट भी है। पढ़ लो क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर बट इज नॉट सेल। वर्ड क्या है? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब एक बात समझो, मान लो एक साल में जितना प्रोड्यूस हुआ सारा बिक गया, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस। ऐसे केसेस में बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 6। फिर तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलो या सेल बोलो कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेटा जनरली होता है, क्वेश्चन में होगा? कभी नहीं होगा, होता भी नहीं होगा। बेटा सुनो, कंप्लीट फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, मुझे रटवाना नहीं है। सुन लो, मुझे रटवाना नहीं है, मैं समझाऊंगा।
फॉर्मूला ये है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस अनसोल्ड स्टॉक कह लो या चेंज इन स्टॉक कह लो। यानी कि अगर सही बात करूं तो इसका एक्सपेंशन कर दूं तो सेल्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ये कैसे फॉर्मूला बना? रटोगे फंस जाओगे इस चैप्टर में, पक्का बोल रहा हूं, रटना ना बस, कुछ भी फंस जाओगे अगर रटने की कोशिश की तो गलती से भी। ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं इस बात को। बेटा देखो, जनरली ऐसा नहीं होता कि जितना बनाया उतना सब बिक जाए, होता नहीं है जनरली। ठीक है, एक एग्जांपल देकर मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ये रहा मेरा एग्जांपल। ठीक है, मान लो 31 मार्च 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है 2000 यूनिट, या रुपीस में समझ लो 2000 रुपए। ठीक है, 2000 करोड़ होगा, करोड़ को मैं इग्नोर करता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2000। ठीक है, और आपने इस पूरे साल भर में सेल किए हैं 80,000 यूनिट, और 31 मार्च 2020 को मान लो मेरे पास 5,000 रुपए का गुड्स अभी क्लोजिंग स्टॉक में पेंडिंग है। ठीक है, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं वैल्यू ऑफ आउटपुट की फॉर द ईयर 1920। ठीक है, क्या ये बेटा 1920 के लिए ओपनिंग स्टॉक है? 1920 के लिए क्या ये ओपनिंग स्टॉक है? हाँ पक्का है ओपनिंग स्टॉक। मैंने बेचा कितना है? 80,000 बेचा। अच्छा एक बार फॉर्मूला लगा लो, लो थोड़ी देर के लिए रट लो। सेल्स कितनी है? 80,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 2,000। ये कितना आया? 83,000। अब समझने की भी कोशिश करना बाबू। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहता है? कितने गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक साल में प्रोड्यूस करे। आप सोचो बेटा, मेरी तरफ देखो, कितने मैंने प्रोड्यूस करे? 80,000 के तो मैंने बेच दिए, वो तो मैंने प्रोड्यूस करे ही करे। 5,000 के मेरे पास बचे हैं। अब आते से यादों का कहना है 80,000 और 5,000, ये तो 85,000 है। और भाई साहब इन 85,000 इस 5,000 में 2,000 के वो भी जुड़े हुए हैं जो पिछले साल प्रोड्यूस हुए थे। ये क्या इस साल प्रोड्यूस हुए 1920 में? ये बेटा 1819 में प्रोड्यूस हो गए थे। क्या इन 2,000 की वैल्यू इस स्टॉक में नहीं जुड़ी हुई? 100% जुड़ी हुई है। मेरा मतलब क्या? प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। मेरा ईयर कौन सा है? 1920। इस साल में कितना प्रोड्यूस हुआ? ठीक है ना बेटा, ये जब पिछले साल प्रोड्यूस हुआ था, ये पिछले साल काउंट हो चुका होगा, इस साल काउंट मत कर देना इसको। समझ में आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? अगर सारा ही बिक जाता तो बेटा इक्वल टू 80,000, लेकिन जनरली सारा नहीं बिकता। ऐसे केसेस में फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। 80,000 बेचा, वो भी मैंने इस साल प्रोड्यूस करा, और 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, जिसमें से बेटा 2,000 पिछले साल वाला है। यानी कि बेटा वो 3,000 भी करंट ईयर में प्रोड्यूस हुआ है, और जो बेचा वो तो प्रोड्यूस हुआ ही हुआ था। तो प्रोड्यूस कितना हुआ? 83,000, वही लिखा हुआ है। क्लियर हो ना इस बात पर? अब ये तो नहीं बोलोगे वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स के ही बराबर होता है। नहीं, सेल्स के बराबर नहीं होता। बात क्लियर? अब दूसरी बात बेटा, जब ये बात करोगे, जैसे मैंने अभी इंपोर्ट वाली बात करी थी, दोबारा बोल रहा हूं, एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। लिख देता हूं, आप परेशान ना हो जाओ। अब मैं पूरा रब नहीं कर रहा। लो जी बेटा, जब हम बात कर रहे हैं सेल्स की, तो बेटा एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करना। एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली इंक्लूड नहीं करना। ठीक है बाबू, कहने का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन मेरे को कहता है सेल्स दी हुई है मेरे को मान लो 20,000 रुपए, और बोलता है एक्सपोर्ट 2,000 रुपए, तो बेटा सिंपल सा मतलब है ये एक्सपोर्ट सेल्स में ही शामिल है। लेकिन अगर बेटा मेरे को ऐसे बोल दे तो डोमेस्टिक सेल्स 20,000 एंड एक्सपोर्ट्स 2,000, तो क्या कहानी है? पक्का ऐड होगा ना बेटा? टू अराइव द सेल्स, ऐसे केसेस में मुझे ऐड करना पड़ेगा एक्सपोर्ट को। डोमेस्टिक सेल्स मतलब इंडिया में कितना बेचा? 20,000,
और एक्सपोर्ट कितना करा 2000। बेटा सेल्स निकालनी है तो इंडिया की सेल एज वेल एज फॉरेन की सेल दोनों ऐड होगी ना। तो ऐसे केस में मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके है ना बात, ठीक है ना बात, समझ आई ना बात। अब मैंने एक एनालिसिस इंटरमीडिएट कंजम्पशन पर अलग कर दिया और एक एनालिसिस उठाकर वैल्यू ऑफ आउटपुट पर अलग कर दिया, लेकिन अभी भी दो बातें रह गई और जो मैं बात बताने जा रहा हूं अब क्वेश्चन वहीं से है, बोर्ड के पेपर में उठाकर देख लेना। बेटा बोर्ड का पेपर आपको बोलता है वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के स्टेप लिखो। बच्चे को समझ नहीं आता, लिखो क्या, क्योंकि बच्चा कभी उठाकर बुक देखता नहीं। बच्चा कहता है अच्छा मेरे को तो प्रैक्टिकल आता है, मेरे को थ्योरेटिकल पढ़ने की क्या जरूरत है, मैंने वैल्यू एडेड मेथड के 20 न्यूमेरिकल करे। अब वो क्या लिखता है, स्टेप 1 वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करो, स्टेप 2 इंटरमीडिएट कैलकुलेट करो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, स्टेप 3 दोनों को डिडक्ट कर दो, स्टेप 4 जीडीपी एट एमपी आ गया और कर दो सॉल्व, एनएनपी एट एफसी 0। आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, लिखोगे कैसे, जैसे बुक कहती है। समझ में आई बात, यही आएगा पेपर में क्वेश्चन, मैं आज बोल रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड 2020 से क्वेश्चन देख लेना आप, मेरा गैस है, मुझे लगता है पक्का आएगा, ठीक है। और ऐसी गलतियां करते हुए मैंने हजारों बच्चों को देखा, हर साल करते हैं गलतियां, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी समझ लो जरा इसको लिखना कैसे है। स्टेप 1 बुक के हिसाब से जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही। स्टेप 1 बेटा क्लासीफाई करो सारी इंडस्ट्रीज को, क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। होगी क्लासीफाई, ठीक है। तीनों अलग अलग सेक्टर हैं, क्लासीफाई कर दिया सारी इंडस्ट्री को, जो प्राइमरी सेक्टर की थी प्राइमरी में गई, जो सेकेंडरी की थी सेकेंडरी में गई, जो टर्शरी में गई टर्शरी में। स्टेप 2 बेटा इन सारी फर्म के ग्रॉस वैल्यू एडेड का एडिशन कर दो, ठीक है। इन सारी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड का एडिशन कर दो, विच रिजल्टेड इनटू जीडीपी एट एमपी, ठीक है। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम से पहले डोमेस्टिक इनकम जरूर अलग स्टेप में कैलकुलेट कराता है। तो क्या लिखोगे बेटा, कैलकुलेट यार तरीके से बोलो, डोमेस्टिक इनकम विच इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी। अब एक बात सुनो, मैं यहां तक पहुंच चुका था, एनडीपी एट एफसी तक पहुंचने क्या करूं, माइनस डेप माइनस एनआईटी, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट नेशनल इनकम। कैसे कैलकुलेट होती है, क्या किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एनएनपी एट एफसी। बेटा यहां तक पहुंच चुके थे, यहां तक पहुंचना है, प्लस कर दो एनएफआई। यहां ना गलती करके आना, बड़ा दुख होगा, क्योंकि समझाने के बाद अगर गलती करी तो पेपर में आता है बहुत बार। 3 नंबर क्या है इसमें, बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन 3 नंबर लिए कैसे जाते हैं। और इको में लिख कर आना रेलेवेंट, इधर उधर की फेंकोगे ना, अपनी तरफ से कुछ लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा। 4 लाइनें लिख दोगे पूरे बट्टा पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मेथड खत्म होने में 2 मिनट की दूरी है, प्रिकॉशंस पढ़ने हमने। क्या क्या बातें हैं बेटा जो दिमाग में रखोगे जब भी वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करने लगोगे, बस वो लिखनी रह गई है, वो लिखता हूं मैं। लो जी, शॉर्टकट मैंने ऐसे ही बना दिया, आपको याद रह जाए तो ठीक बात, नहीं भी रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से समझते हैं बाबू। शुरू की 2 बातें बहुत सिमिलर है, आपने पढ़ रखे हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड नहीं कर देना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैल्यू एडेड मेथड में ऐड नहीं होती, ठीक है ना। दूसरी बात,
चेंज इन स्टॉक हमेशा ऐड होता है, अभी पढ़ा है ना चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक हमेशा ऐड होता है। ठीक है, अब तीसरी बात, बहुत काम की बात, सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऐड मत कर देना। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं होगी, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कमीशन है, कमाई है, किसी ने ब्रोकरेज कमाई है, तो वो ऐड होगी। अभी बता देता हूं ये बात क्या है। बेटा एक बात समझो, कोई शूज 2013 में प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ तो 2013 के वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड हुआ होगा कि नहीं? वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहता है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। 2013 में कोई शूज प्रोड्यूस हुआ, ऐड हुआ होगा 2013 में, हो गया। ठीक है, आपने 2019 में कबाड़ी को बेच दिया। ठीक है, एक बात बताओ, क्या 2019 में उसको दोबारा ऐड करें? क्या दोबारा ऐड करें? बाबू एक चीज को एक ही तो बार ऐड करोगे। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू कभी भी ऐड नहीं होती वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड में, समझ आई बात? लेकिन बेटा अगर उसको बेचने के लिए आपने किसी ब्रोकर का इस्तेमाल करा है, उसको ब्रोकरेज दिया, किसी कमीशन एजेंट का इस्तेमाल किया, उसको कमीशन दिया, तो हां वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो सेल ऑफ सर्विसेज है। ठीक है ना, वो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है। सेल्स ऑफ गुड्स भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, सेल ऑफ सर्विसेज भी वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्की बात? इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं देखनी बिल्कुल भी, चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है। सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ऐड नहीं होनी, लेकिन अगर उसको बेचने पे कोई कमीशन ब्रोकरेज दिया वो ऐड होनी है। तीन बातें समझ आई? बची तीन। बाबू जब वो कहता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मैंने तो एग्जांपल दिया ना, फार्मर मिलर वाला एग्जांपल, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब सेल्स भी तो होता है। तो बेटा सेल्स से क्या मतलब होता है? खाली गुड्स? तो सर्विस भी आ सकती है। मेरे एंगल से मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं निकल सकता, 2 मिनट में निकल जाएगा। समझ आई बात? चलो हाँ जी, तीन बातें ओके, ठीक है। अब एक पॉइंट बड़ा इलॉजिकल है, पर याद ऐसे ही करना है। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन डज नॉट इंक्लूडेड। लो लिख देता हूं, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये इंक्लूड नहीं होगा, जबकि बोलता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ये इंक्लूड होगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये इंक्लूड होगा। अब बात समझ लो फर्क। बेटा आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट ही बनाते हो, एसी की फैक्ट्री आपकी, ठीक है, एसीज बनाते हो, एसीज बेच रहे हो आप, लेकिन आपके घर पे जरूरत पड़ गई, आप एक एसी घर उठाकर ले गए, क्या वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड नहीं होगा? बेटा वर्डिंग पर जाना, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या कहता है? प्रोड्यूस्ड नॉट सेल। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। क्या प्रोड्यूस नहीं हुआ? कैसी आपके घर पे लगा तो क्या प्रोड्यूस नहीं हुआ? हुआ है ना बेटा। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा, सर्विसेज क्यों इंक्लूड नहीं होगा? मैं बेवकूफी को समझ नहीं पाया, इंक्लूड हो सकता है, पर इनका लॉजिक समझना क्या है। वो बोलते हैं अच्छा कोई आपके घर में आपकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, खाना बनाकर दे रही है, गार्डनिंग सर्विसेज दे रही है, इनकी ना सिमिलर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती, आसान नहीं इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। भाई बहुत आसान है, किसी दूसरे गार्डनर को देख लो, किसी और मेड को देख लो, 2 मिनट में वैल्यू कैलकुलेट हो सकती थी। इलॉजिकल है पर याद ऐसे ही करना है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड होगा। एंड लास्ट वन, imputed value of owner occupied house, imputed value of owner occupied house। और आपको एक बात बताऊं, ये भी प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है। आप खुद सोचो, imputed वैल्यू क्या होती है? एस्टिमेटेड मतलब बेसिकली आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो इसको। कहता है ऑनर अगर अपने घर में रह रहा है तो उसका जो रेंट होता वो भी ऐड करना, वो भी ऐड करना। कैसे मानते हुए? देख लो मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट कैसे निकलेगा उसका।
इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस ऐड होगा। अच्छा, ये क्या प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन है? ये भी सेम बात थी, ये तो ऐड करा दिया और ये नहीं कराया ऐड। समझ आई? 6 बातें हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऐड नहीं होना, चेंज इन स्टॉक होना है, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज ऐड नहीं होनी लेकिन कमीशन ब्रोकरेज है ऐड होनी है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं होना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन होना है, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस, इंप्यूटेड वैल्यू निकल सकती है, मार्केट वैल्यू जो रेंट का होगा वो इंप्यूटेड वैल्यू है। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडेड मेथड खत्म हो गया। 2 मिनट का ब्रेक।